हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीके जीएस श्रृंखला पर बात किया जा रहा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स और इसमें विविध के सेक्शन जिसमें होते हैं उसके तथ्यात्मक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात किया जा रहा है, ठीक है। और इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो नोट्स से ही मानी जाती है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग राजनीति विज्ञान के भाग 3 पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाएगा। और पहले वीडियो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं विदेशियों को प्राप्त हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत के सभी नागरिक जो हैं, मूल रूप से जो नागरिक हैं, उनको भारत में सभी अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है, ठीक है। और विदेशियों को कुछ अधिकार प्राप्त है, और केवल जो भारतीयों का अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फिर विदेशियों को जो प्राप्त अधिकार है वो हम लोग देखेंगे। और जानते हैं कि भारतीय नागरिकों को तो सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे 6 प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, पहले मान लीजिए कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सभी अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ विशेष अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उसको हम लोग देखा जाएगा। और जो विदेशी भारत में आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है भारत में, उसको आज देखा जाएगा। और फिर उसके बाद देख लिया जाएगा कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या दिया गया है। और कल से हम लोग बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में बात किया जाएगा। यानी कि कल से हम लोग समानता का अधिकार बात करेंगे, और शॉर्ट वीडियो में एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखा जाएगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए देखें कि भारत का संविधान मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आपको कितने अनुच्छेद आते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित है। और कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो प्रावधान किए गए हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और हम लोग देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को, और विदेशियों को जो प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए तो 1215 ईस्वी में पहली बार, ठीक है, पहली बार 1215 ईस्वी में, इस डेट को याद रखिएगा, कौन सा है, 1215 ईस्वी। और कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में वहाँ पर व्यापारियों ने एक विरोध किया था, और इंग्लैंड की सरकार ने, वहाँ पर जो प्रशासन था, जिस राजा था, उन्होंने क्या किया कि व्यापारियों को एक अधिकार दिया, व्यापारियों को कुछ अधिकार दिया था, ठीक है। व्यापारियों को कुछ अधिकार दिए गए थे इंग्लैंड के राजा के द्वारा, और इसको क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा बोला गया। व्यापारियों का मैग्ना कार्टा बोला गया। और मैग्ना कार्टा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मैग्ना कार्टा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको अधिकारों से लिया जाता है, ठीक है, अधिकारों से लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1215 ईस्वी में व्यापारियों ने वहाँ पर विरोध किया, और ब्रिटेन के राजा के द्वारा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा वहाँ पर व्यापारियों को कुछ अधिकार दिया गया, और व्यापारियों को मैग्ना कार्टा बोला गया। वहीं से आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार का प्रचलन देखने को मिला है। फिर उसके बाद देखिए कि 1789 में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति है, और इस क्रांति ने पूरे दुनिया को बदल डाला, ठीक है। कैसे बदला? क्योंकि इस क्रांति में 3 बातों का वर्णन किया गया, 3 बातों का उल्लेख किया गया: स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ठीक है। कौन कौन से बात है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 जो बात कही गई, इन तीनों का जो संबंध निकल कर आता है, आप देखेंगे कि अधिकारों से निकल कर आता है, अधिकारों से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किससे निकल कर आता है? अधिकारों से संबंध निकल कर आता है। और यहीं से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें होने लगी। और यही जो क्रांति है, यहीं से जन्म होता है अधिकारों का, ठीक है। और यही क्रांति से अधिकारों का जन्म होता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि पूरी दुनिया में अधिकारों की मांग होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो
और उसी के आधार पर भारत में भी क्रांतियाँ हुई और यही बात सामने निकल कर आई। फिर इसके बाद देखिए कि जो मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को, वो किसी अन्य को नहीं प्राप्त है, अन्य नागरिकों को नहीं प्राप्त है, और जो विदेशियों को प्राप्त है, जो भारत से बाहर से लोग भारत में आ रहे हैं उनके लिए। तो कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों के लिए है, फिर अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है कि केवल भारतीयों को प्राप्त है, अन्य किसी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, फिर इसमें देखिए अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर राज्य कभी भी भेद नहीं करेगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 16 में देखिए लोक नियोजन के अवसर पर, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, क्या यानी कि वहाँ पर निर्बंधन भी लगाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से देखिए। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 29 में देखिए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है कि भारत में कौन लोग अल्पसंख्यक है और कौन लोग नहीं है, और उनके हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है, और वो अधिकार जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 30 में देखिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान है, जैसे कि मदरसा हो गया, ठीक है, फिर उसके पारसियों के स्कूल हो गए, फिर ईसाइयों के स्कूल हो गए। तो ये ईसाई, तो मान लीजिए कि ईसाइयों के स्कूल तो इस तरह से है कि जैसे कि बहुत सारे स्कूल है ईसाइयों के, वहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग में वो लोग ईसाइयों लोग आते हैं, लेकिन उनका जो शिक्षण संस्थान है वो उस तरह से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान जो है उसमें प्रशासन करने का अधिकार जो है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और शिक्षण संस्थानों में जो प्रशासन का अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक उसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि विदेशियों को जो प्राप्त अधिकार है, विदेशियों को अनुच्छेद 14 प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। और विधि के समक्ष समता की जो शब्द लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, ये शब्द है, ये शब्द इस तरह से लीजिए, ये शब्द है कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से, और संरक्षण की बात जो की जाती है यह देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से है, अमेरिका के। ठीक है, ये बात समझ में आई कि विधि के समक्ष समता जो शब्द है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समान जो संरक्षण वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखेंगे कि मूल अधिकार भी जो भारत में के संविधान में शामिल किया गया वो भी मूल अधिकार भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से जो भारत में बहुत सारी चीज़ें ली गई, क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन भारत में था, तो इसी आधार पर देखेंगे कि 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद शामिल कर लिए गए थे। ठीक है, और अन्य देशों से भी भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो शामिल किए गए थे, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कौन सा अधिकार शामिल प्राप्त है विदेशियों का, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और इसके बारे में जो विस्तार से बातें हैं, जो डिटेलिंग है, जो डिटेल हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, जैसे जैसे अनुच्छेद आते रहेंगे आगे, उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे उस समय पे। ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद जो भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये इस अनुच्छेद का महत्व जो है भारतीय संविधान और भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अनुच्छेद 21, ठीक है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और इसमें आप देखेंगे कि आप जितना भी सोच सकते हैं अधिकारों के बारे में, ठीक है, मानवीय अधिकारों के बारे में जितना भी सोच सकते हैं, जैसे नेचुरल लॉ हो गए, ये जो संवैधानिक लॉ हो गए, जो कानून बना कर दिए जाते हैं वो नियम हो गए, और फिर उसके बाद जितने भी सोच सकते हैं आप, ठीक है, अधिकारों के बारे में जितना भी सोच सकते हैं वो आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और इसीलिए इसका नाम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
रखा गया। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भारतीय संविधान में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप बच जाते हो तो आपका केस भी हो सकता है। वैसे केस नहीं किया जाता है, लेकिन केस करने का प्रावधान भी है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में जीवन जीने की अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से कार्य करेंगे तो आपका केस भी फाइल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आप देखेंगे कि विदेशियों को भी प्राप्त अधिकार है। अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता भी विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है भारतीय संविधान में, और जो केवल भारतीयों के लिए प्रावधान किया गया मूल अधिकार के लिए, उन दोनों में अंतर क्या है, और कौन कौन सा अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त है और कौन कौन से केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। वैसे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो कंप्लीट होता है कि जो विदेशियों और भारतीयों के लिए जो अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान किया गया वो पूरा होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 पर। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कई जगहों पर भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि राज्य की परिभाषा, और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में कहा गया कि जो सरकारी है, ठीक है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो राज्य के परिभाषा में सम्मिलित होंगी। नागरिक तो होते ही हैं राज्य के परिभाषा में, जो कंपनियां भी हैं वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी राज्य की परिभाषा में लिया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो राज्य के अधीन कार्य कर रहे हैं वो उनको भी राज्य की परिभाषा में लिया गया है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आएंगी या देखेंगे कि बहुत चीज़ें हैं जो राज्य की परिभाषा में आएंगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों भी चीज़ें लगभग में आई जाती हैं। लगभग में इस तरह से देख लीजिए कि जो भी कंपनी बनी है वो राज्य के अंतर्गत आई जाती है, राज्य के दस्तावेजों में वो पंजीकरण रहता ही है उनका, तो वो भी वो लोग भी आ जाते हैं राज्य के क्षेत्र में, यानी कि नागरिक के क्षेत्र में। ठीक है, तो उसमें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, लगभग में सभी चीज़ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13। ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 13 और 12 जो है, यहाँ पर बहुत छोटा छोटा आर्टिकल है। और अनुच्छेद 13 में देखेंगे कि विधिमान्यकरण की परिभाषा दी गई है। कौन सी चीज़ जो है अधिनियम बनेंगे, विनियम बनेंगे, नियम बनेंगे, या फिर उसके बाद रूढ़ी है या कोई भी अधिनियम है उसको किस प्रकार से व्याख्या किया जाएगा, वो बात आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में दिया गया है। और अनुच्छेद 13 में कौन कौन सी विधियाँ हैं? अल्पीकरण का सिद्धांत है, इसमें आप देखेंगे अल्पीकरण का है। फिर उसके बाद आच्छादन का सिद्धांत है, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत है। फिर उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का, ये आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें का अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या क्या आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये देखिए कि इस तरह से क्या है कि अल्पीकरण और आच्छादन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अधिनियम बनाया गया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर उसका समीक्षा तो किया जा सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी प्रावधान मौलिक अधिकारों से असंगत आता है, असंगत आ जाए या उसको न्यून बनाए यानी कि उसको शून्य बनाए, शून्य करे, तो वहाँ पर ये चीज़ें अल्पीकरण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत कार्य करता है। कि वहाँ से एक तो ये होता है कि यहाँ तक कि बात किया जाता है कि अगर कोई अधिनियम है उसमें कुछ जो भाग जो हैं वो अगर मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों को शून्य बनाते हैं तो भाग ही समाप्त हो जाता है, या फिर वहाँ पे उस भाग में कुछ अनुच्छेद जो हैं मौलिक अधिकार से असंगत है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो किसके आधार पर होगा? न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर होगा। और यही कारण है कि अल्पीकरण और आच्छादन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13 में लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? आप देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या ली गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो विधिमान्य होंगी, कि जो अधिनियमों की व्याख्या करे, जो अधिनियमों को परिभाषित करे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होंगी, वो अनुच्छेद 13 कहता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संशोधन करने की बात आती है, अनुच्छेद 13 के आधार पर भी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 368 के आधार पर भी।
ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब संशोधन मौलिक अधिकारों से संशोधन जब पढ़ा जाएगा या मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आगे प्रावधान आएंगे उसमें ये बातें की गई हैं। और एक बार एक देखेंगे कि 24वां संविधान संशोधन कौन सा है, 24वां संविधान संशोधन है, 24वां, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या कहा गया, और ये कब का है, 1971 का है, ठीक है। 1971 का सन एक बार आगे चलकर बता देंगे कि गलत होगा तो, या थोड़ा सा कुछ भूला कन्फ्यूजन हो गई हो तो, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे आगे। तो 24वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ा जाएगा और इसमें कहा गया कि इसके आधार पर भी पर अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि 24वां संविधान संशोधन का मोटा तौर पर जो बात की जाती है वो कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे मौलिक अधिकार में, वो अनुच्छेद 13 से भिन्न होंगे और उन पर सुनवाई नहीं की जाएगी। इन दोनों अनुच्छेदों को 368 और 13 को 24वां संविधान के संशोधन के द्वारा क्लॉज जोड़कर वहाँ पर अलग कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1971 से पहले ये दोनों संविधान दोनों अनुच्छेद जो हैं आपस में टकराते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो अनुच्छेद 12-13 से हुई और जो विदेशियों और भारतीयों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है उन सभी के बारे में, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम छोटे तौर पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाता है। और यहाँ पर आप लोग चैनल से बने रहें और या नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल मौलिक